दोस्तों, आप सभी का कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। CH 572 गुजराल परिवार और आकर्ष। तुम क्या समझते हो कि हमारे गुजराल परिवार के 10 करोड़ सोने के सिक्के तुम ऐसे ही हासिल कर सकते हो? तुम मेरी शिकायत करने आए हो? तो लो, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें खत्म करवाने की कोशिश की। अफसोस तुम जिंदा बच गए, लेकिन सजा तो तुम्हें अब भी मिलेगी क्योंकि तुमने हमारे परिवार के 3 एल्डरों को खत्म किया है। गुजराल परिवार के बड़े बेटे ने धमकी देते हुए कहा। उसकी चाल पकड़ी जा चुकी थी तो अब छुपाने का कोई मतलब भी नहीं था। तो अभी भी तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं की है? ठीक है, तुम्हारे पिता से इस बारे में पूछ लेते हैं। कुल प्रमुख का इस बारे में क्या कहना है? आपको नहीं लगता कि आपके बेटे ने कुछ गलत किया है और आपको इसे समझाना चाहिए? आकर्ष ने पहले तो गुजराल परिवार के बड़े बेटे से सवाल किया और फिर उसके पिता से इस बारे में पूछा। उसने अभी तक अपनी ताकत प्रदर्शित नहीं की थी और वह करना भी नहीं चाहता था। वह सबसे पहले यह देखना चाहता था कि पूरे परिवार का इस बारे में क्या कहना है। अगर परिवार इस गलती को छुपाने की कोशिश करता है तो फिर परिणाम सिर्फ खात्मा होने वाला था, और अगर वह लोग पछतावा व्यक्त करते हैं तो वह इस बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला था। वैसे भी जिन्होंने उस पर हमला किया था वह उन्हें खत्म कर चुका था। गलत। आकर्ष की बात सुनकर गुजराल परिवार के कुल प्रमुख का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में कर्कशता उतर आई और उसने गुस्से से भरी आवाज में कहा, हो सकता है मेरे बेटे ने गलती की हो, लेकिन इस बारे में सवाल पूछने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? इरादा तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैं बस इसलिए तुम्हें छोड़ रहा था क्योंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी। पर अब तुमने हमारे परिवार के 3 सदस्यों को खत्म करके साबित कर दिया है कि तुम वह सांप हो जिसे जितना भी दूध पिला दिया जाए आखिर में वह उगलेगा तो जहर ही। इस लड़ाई को फिर से शुरू तुमने किया है, तो अब यह खत्म भी तुम्हारे खात्मे के साथ होगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके शरीर से विभिन्न रंगों की ऊर्जा निकलने लगी। एक एक करके उसके सिर के ऊपर हाथियों की परछाइयां भी प्रकट होने लगी। सबसे पहले 8000 हाथियों की परछाइयां प्रकट हुई और फिर उनके पास में 500 अतिरिक्त हाथियों की परछाइयां आकार लेने लगी। गुजराल परिवार का कुल प्रमुख मूल मंडल के 6ठे स्तर का योद्धा था और उसके पास अर्ध स्तरीय अग्नि का बल था। ओह, तो तुम्हारे हिसाब से गलती तुम्हारे बेटे की नहीं बल्कि मेरी है, जो मैंने तुम्हारे परिवार के सदस्यों से अपने आप को खत्म नहीं होने दिया। आकर्ष, जो कि इतनी देर से बिल्कुल शांत था, अब धीरे धीरे करके उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। स्पष्ट था कि अब वह अपने उग्र रूप में आ रहा था। इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य तुम हो, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? क्या तुम अपने परिवार के कुल प्रमुख और छोटे प्रमुख की बात से सहमत हो? आकर्ष ने गुजराल परिवार के वरिष्ठ की ओर देखते हुए पूछा। तुमने हमारे परिवार के 3 एल्डरों को खत्म किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। हो सकता है हमारे छोटे प्रमुख से गलती हुई हो, लेकिन तुम्हें एल्डरों को खत्म नहीं करना चाहिए था। मौत के इस खेल की शुरुआत तुमने की थी, तो अब इसका परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना होगा। वरिष्ठ ने जवाब दिया। मुझे लगा था कि बुजुर्ग होने के कारण तुम थोड़े समझदार हो गए, लेकिन अब लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी ही हुई है। मैं तो इस मामले को जितना हो सके इतनी सीमा में रखना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे इसे जड़ से खत्म करने पर विवश कर दिया है। अभी भी मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम खुद अपने छोटे प्रमुख को सजा दे देते हो तो मैं इस मामले को यहीं पर खत्म कर दूंगा, वरना एक की गलती सभी पर भारी पड़ेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वरिष्ठ से इस तरह से? स्विश। आश। आकर्ष के शब्द सुन एक एल्डर गुस्से से भड़क उठा और उसने आकर्ष को धमकाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक तलवार तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके गले को धड़ से अलग कर दिया। जिनके पास पर्याप्त ताकत होती है उनके पास हिम्मत भी होती है, और जिनके पास ताकत नहीं होती उन्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। आकर्ष ने अपनी तलवार पर लगे खून को साफ करते हुए कहा। उसका चेहरा इस समय बहुत ही ज्यादा शांत हो गया था, लेकिन आंखों में कत्ल का भाव और भी ज्यादा उग्र हो गया था। क्या किसी और की इच्छा है इस खूनी खेल में उतरने की? तुम लोगों के पास अभी भी एक मौका है। जिसने गलती की है उसे सजा दो, अन्यथा सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। आकर्ष ने गुजराल परिवार के बाकी एल्डरों,
वरिष्ठ और कुल प्रमुख की तरफ देखते हुए कहा। हालांकि उसे गुजराल परिवार से कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन वह फिर भी उन्हें मौका दे रहा था क्योंकि उसे यह बात अच्छी लगी थी कि अपने परिवार के छोटे प्रमुख को बचाने के लिए बाकी लोग एक साथ आ गए हैं। लड़के, अब तेरा मरना निश्चित है। अभी तक बच्चा समझकर मैं तुझे हल्के में ले रहा था, लेकिन तूने साबित कर लिया है कि तुझ जैसे सांप को कुचलना ही सबसे उचित है। गुजराल परिवार के वरिष्ठ ने गुस्से से भरी आवाज में कहा और प्रहार करने आकर्ष की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर था जो शायद से उसका जादुई हथियार था। उसका निशाना आकर्ष का गला था। जिस क्षण वह प्रहार करने आगे बढ़ा, उसी क्षण उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को भी सक्रिय कर दिया। एक एक करके उसके सिर के ऊपर हाथियों की परछाइयां प्रकट होने लगी। जैसे ही उन हाथियों की संख्या 10,000 पहुंची, उन्होंने एक बड़े अमर पक्षी का आकार ले लिया। इसी बीच उसकी आंतरिक ऊर्जा ने उसके खंजर को स्पर्श किया, जिस कारण उसके सिर के ऊपर अतिरिक्त 4,000 हाथियों की परछाइयां दिखाई देने लगी। मूल मंडल के 7वें स्तर का योद्धा, 6ठे स्तर का जादुई हथियार और अर्धस्तरीय हवा का बल। यह थी गुजराल परिवार के वरिष्ठ की पूरी ताकत, या फिर कहे तो वास्तविक ताकत। मैंने तुम सभी को जिंदा बचने का एक मौका दिया, मगर अफसोस तुमने उस मौके को महत्व नहीं दिया, तो अब मरो। एक कर्कश आवाज में आकर्ष ने कहा और अपनी सबसे खतरनाक व छुपी हुई युद्ध कला का इस्तेमाल किया। उसकी आंखों का रंग बदलकर गहरा नीला हो गया और उसमें एक आकृति दिखाई देने लगी, आत्मिक ब्रह्माजाल। एक क्षण भर में उसकी आध्यात्मिक शक्ति जाकर उसकी आत्मा के साथ जुड़े आत्म चिन्ह से मिल गई। ऐसा होते ही उसका आत्म चिन्ह सक्रिय हो गया और उसने एक निश्चित दूरी तक पूरे वातावरण में एक दूसरा आयाम बना दिया। उसके आसपास की एक छोटी सी जगह एक काल्पनिक दुनिया में बदल चुकी थी, जिसके अंदर गुजराल परिवार के वरिष्ठ ने कब प्रवेश किया था उसे खुद भी पता नहीं चला। गुजराल परिवार का वरिष्ठ मूल मंडल के 7वें स्तर का योद्धा था, लेकिन वह कोई मंत्रकार नहीं था, इसलिए उसके पास उसी स्तर की आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। इसी वजह से आकर्ष की आत्मिक युद्ध कला ने आसानी से उसे अपना शिकार बना लिया था। वरिष्ठ इस समय इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वह एक काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर चुका है। उस आयाम में प्रवेश करने के बाद वरिष्ठ अजीब सी हरकतें करने लगा। वह हवा में प्रहार कर रहा था। वरिष्ठ, गुजराल परिवार का छोटा प्रमुख जो कि पास ही में खड़ा था, तुरंत आगे बढ़ा और वरिष्ठ का हाथ पकड़ लिया। वह वरिष्ठ को समझाने आया था, लेकिन अनजाने में उसने भी आत्मिक ब्रह्माजाल के काल्पनिक आयाम में प्रवेश कर लिया था। हालांकि उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि आकर्ष ने उस पर इसका प्रभाव होने नहीं दिया था। उसने छोटे प्रमुख के लिए कुछ और सोच रखा था। इधर जैसे ही वरिष्ठ ने छोटे प्रमुख की बात सुनी तो वह बड़े ही अजीब तरीके से उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में कत्ल का भाव था, जिसे देखकर छोटा प्रमुख बुरी तरह से घबरा गया और डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वरिष्ठ, आप ठीक तो है? उसने डरते हुए पूछा। स्विश! वरिष्ठ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। पूरे 14,000 हाथियों की ताकत उस तलवार में समाहित थी। यह ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक बार के लिए तो पहाड़ को भी चीर सकती थी। वरिष्ठ, जैसे ही गुजराल परिवार के कुल प्रमुख ने देखा कि उन्हीं के परिवार का वरिष्ठ उन्हीं के इकलौते बेटे पर प्रहार करने जा रहा है, तो वह बुरी तरह से कांप उठा। वह तेजी से अपने बेटे की मदद करने आगे भागा, लेकिन जब तक वह वहां पर पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। कुल प्रमुख की आंखों के सामने उसका इकलौता बेटा कई टुकड़ों में कट चुका था। वरिष्ठ ने उस पर इतने ज्यादा प्रहार किए थे कि उसके पूरे शरीर के 100 से भी ज्यादा टुकड़े हो गए थे। आसमान से मानो खून की बारिश होने लगी थी और एक भयानक व दर्द से भरी चीत्कार से पूरी गुजराल परिवार की हवेली गूंजने लगी थी। वरिष्ठ, वरिष्ठ! परिवार के सभी सदस्य और शिष्य वरिष्ठ को ऐसा व्यवहार करते देख पूरी तरह से चौंक पड़े थे। जितने भी सदस्य नीचे खड़े थे, वह खून की बारिश को देख हवेली के अंदर भागने लगे। हवेली के सामने का पूरा आंगन खून से सन चुका था। जो योद्धा हवा में खड़े थे वह तेजी से छोटे प्रमुख के मृत शरीर की तरफ बढ़े, लेकिन किसी को भी पूरा शरीर नहीं मिला। किसी को आधा कटा पैर मिला तो किसी को आधा कटा हाथ, किसी को तो आधा कटा सिर मिला तो किसी को आधा कटा पेट। वरिष्ठ, यह आपने क्या किया? आपने मेरे बेटे पर प्रहार क्यों किया? उसे क्यों मार डाला? गुजराल परिवार के कुल प्रमुख की आंखें खून से पूरी लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला इतनी प्रबल थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से ज्वालामुखी फूट पड़ेगा। जहां एक तरफ पूरा परिवार डर, आश्चर्य और उलझन में डूबा हुआ था,
वहीं दूसरी तरफ आकर्ष को यह सारा दृश्य देख बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था। काफी लंबे समय बाद वह इस तरह से खूनी खेल खेल रहा था। इस समय पर सिर्फ वही जानता था कि आखिर वरिष्ठ के साथ क्या हुआ था। जैसे ही वरिष्ठ ने आयाम की उस काल्पनिक दुनिया में प्रवेश किया, आकर्ष ने सबसे पहले उसके चारों तरफ अपने कई अवतार प्रकट कर लिए, जिससे वरिष्ठ को ऐसा लगा कि आकर्ष हर तरफ से उस पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वह भी जवाब में प्रहार करने लगा, लेकिन उसके सारे प्रहार हवा में ही हो रहे थे। इसी बीच जब छोटा प्रमुख वरिष्ठ को समझाने आया तो आकर्ष ने उसको भी अपने अवतार के रूप में बदल दिया। इतनी देर से आकर्ष के कई रूपों को खत्म करके वरिष्ठ काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, और जब उसने आखिरी अवतार को देखा तो उसका गुस्सा अपनी प्रचंड सीमा पर पहुंच गया। उसने अपनी ताकत से कई प्रहार उस आखिरी वाले अवतार पर कर दिए। वह प्रहार आकर्ष पर कर रहा था, लेकिन वो छोटे प्रमुख पर रहे थे। छोटे प्रमुख को तो अपने जीवन के आखिरी क्षण तक भी यह समझ में नहीं आया था कि आखिर उसी के परिवार के वरिष्ठ ने उस पर प्रहार क्यों किया है। अब समझ में आया तुमने हमारे गुजराल परिवार के 3 सदस्यों को खत्म करके कितनी बड़ी गलती की थी। अगर तुमने माफी मांग ली होती तो आज तुम्हें इस तरह से मरना नहीं पड़ता। गुजराल परिवार के वरिष्ठ ने एक कठोर आवाज में कहा और अपने जादुई हथियार को वापस से अपनी जादुई अंगूठी में रख लिया। वह अभी तक उस आयाम की काल्पनिक दुनिया में ही फंसा हुआ था, इसलिए उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने वास्तव में किसको मार डाला है। गुजराल परिवार के कुल प्रमुख ने जब वरिष्ठ की बात सुनी तो वह गुस्से में उबलने लगा। जो सवाल उसने वरिष्ठ से पूछा था वरिष्ठ ने उसका तो कोई जवाब नहीं दिया था, उल्टा अब वह उसी के बेटे का मजाक बना रहा था। क्या इसने अभी कहा कि मेरे बेटे को माफी मांगनी चाहिए थी? वरिष्ठ, तूने यह सही नहीं किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को खत्म करने की? अपने बेटे की मौत को लेकर कुल प्रमुख को इतना बड़ा आघात लगा था कि वो अपने ही परिवार के वरिष्ठ को जान से मार डालना चाहता था। असली खेल तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। इस पूरे नाटक का मुख्य भाग तो अब आएगा। आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा और अपने आयाम को फिर से समेट लिया। जैसे ही आयाम हटा, वरिष्ठ एक बार फिर अपने होश में आ गया। जैसे ही उसने अपने आकर्ष को सही सलामत देखा तो उसके पांवों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को उसने अभी अपने हाथों से खत्म किया वह अभी भी उसके सामने जिंदा कैसे खड़ा है। तुम मरे कैसे नहीं? मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हें मारा था, फिर तुमने मुझे जान से मारा था। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे सामने सही सलामत कैसे खड़ा हूं? आकर्ष ने हल्का हंसते हुए कहा। तुम जिंदा हो। अगर तुम जिंदा हो तो मैंने अभी जिसे खत्म किया वह कौन था? वरिष्ठ ने घबराते हुए पूछा। खुद ही देख लो कि जिसे तुमने खत्म किया है वह कौन था? आकर्ष ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून था। यह खूनी खेल उसके लिए मात्र एक मनोरंजन था जिसका बड़े आनंद से वह लुफ्त उठा रहा था। वरिष्ठ ने जब उसकी बात सुनी तो उसने मुड़कर पीछे की तरफ देखा। वहां पर कुल प्रमुख और 2 एल्डर खड़े थे। सिर्फ 2 इंसान थे जो वहां से गए थे। एक को तो आकर्ष ने पहले ही खत्म कर दिया था, तो अब सवाल रह गया था दूसरे इंसान का। दूसरे इंसान को अनुपस्थित देख वरिष्ठ का चेहरा चिंता से पूरा काला पड़ गया। उसे अच्छे से याद था कि वह दूसरा इंसान उनके परिवार का छोटा प्रमुख है। वह अपने आसपास देखने लगा लेकिन उसे कहीं भी छोटे प्रमुख का नामो निशान नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैंने छोटे प्रमुख को मार डाला? वरिष्ठ ने डरते हुए अपने आप से सवाल पूछा। वरिष्ठ का खुद का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने हमेशा से गुजराल परिवार के छोटे प्रमुख को ही अपना बेटा माना था। अब जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अपनी लापरवाही के चलते उन्होंने अपने ही बेटे को खत्म कर दिया है, तो एक पल के लिए तो उसके शरीर से उसकी आत्मा ही निकल गई। नहीं नहीं नहीं। गलती का पछतावा और पछतावे से नफरत, नफरत से गुस्सा और गुस्से से कत्ल का भाव। एक ही पल में वरिष्ठ की आंखों में कई भाव प्रकट हो गए थे। बहुत जल्द उसने दोबारा से आकर्ष की तरफ देखा और चीखते हुए बोला, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हालांकि वह यह नहीं जानता था कि आकर्ष ने यह सब कुछ कैसे किया था, लेकिन इस बात को लेकर वह पूरी तरह से निश्चित था कि आकर्ष ने ही किसी तकनीक का इस्तेमाल करके उसे यह सब करने पर मजबूर किया होगा। स्विश! गुजराल परिवार के वरिष्ठ ने अब दोबारा से अपने जादुई हथियार को प्रकट किया और आकर्ष पर प्रहार करने उसकी तरफ दौड़ा। अब वक्त है इस नाटक के दूसरे भाग का। आकर्ष ने बिल्कुल भावहीन होकर कहा और दोबारा से अपनी आत्मिक युद्ध कला का इस्तेमाल किया।
आत्मिक ब्रह्माजाल। जैसे ही उसका आत्म चिन्ह सक्रिय हुआ, चारों तरफ एक बार फिर से एक काल्पनिक दुनिया वाले आयाम का निर्माण हो गया। एक पलक झपकने से भी कम समय में गुजराल परिवार का वरिष्ठ एक बार फिर से उस काल्पनिक दुनिया में कैद हो गया। इस बार आकर्ष ने खेल को ज्यादा लंबा नहीं खींचा, उसने सीधी अपनी चाल चल दी, जिस वजह से गुजराल परिवार का वरिष्ठ किसी हिंसक जानवर की तरह अपने ही परिवार के सदस्यों पर प्रहार करने लगा। एक के बाद एक उसने कई प्रहार अपने परिवार के कुल प्रमुख और बाकी दोनों बचे एल्डरों पर कर दिए। शुरुआत की कुछ देर तक तो तीनों ने मिलकर वरिष्ठ के प्रहारों का सामना किया, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वह थकने लगे। हालांकि थक तो वरिष्ठ भी रहा था, लेकिन क्योंकि उसका ऊर्जा स्तर आगे था तो उसकी ऊर्जा कम खर्च हो रही थी। स्विश। इसी बीच गुजराल परिवार का दूसरा एल्डर वरिष्ठ के एक जोर के प्रहार से घायल हो गया। उसके कंधे पर आकर खंजर लगा था, जिस वजह से वह दर्द से करा उठा। पर उसका यह दर्द ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि अगला ही प्रहार वरिष्ठ ने उसके गले पर किया और लगभग आधे गले को अपने खंजर से चीर डाला। 2 क्षण तक तो वह एल्डर तड़पा और फिर उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। नहीं, दूसरे एल्डर के खत्म होने के बाद गुजराल परिवार का कुल प्रमुख और तीसरा एल्डर पूरी तरह से बौखला गए। तुमने यह क्या किया है? कुल प्रमुख ने आकर्ष से पूछा। शुरुआत में तो उसके लिए सब कुछ उलझन भरा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके उसे भी समझ में आने लगा था कि वरिष्ठ की इन अजीब हरकतों के पीछे आकर्ष का हाथ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि सोच समझकर फैसला करना, लेकिन तुम लोगों ने मेरे शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया, यह उसी का परिणाम है। आकर्ष ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में कोई भाव नहीं था, लेकिन कुल प्रमुख को इस समय पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई शैतान खड़ा है जो उसकी स्थिति पर मुस्कुरा रहा है। इसी बीच वरिष्ठ ने तीसरे एल्डर को भी जान से मार डाला था। अब बड़े योद्धाओं में या फिर कहे उच्च अधिकारियों में सिर्फ कुल प्रमुख और वरिष्ठ 2 ही बच गए थे, बाकी के सभी उच्च अधिकारी मारे जा चुके थे। क्या तुम पागल हो गए हो? यह मैं हूं, तुम मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते। कुल प्रमुख ने आवाज लगाकर वरिष्ठ को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वरिष्ठ पर उसके शब्दों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो भ्रम में फंसकर वही कर रहा था जो आकर्ष उससे करवा रहा था। थोड़ी ही देर में वरिष्ठ ने परिवार के कुल प्रमुख को भी मौत की गहरी नींद में सुला दिया। तुमने आज काफी मेहनत की है, इसलिए मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। आयाम में फंसे वरिष्ठ की तरफ देखते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा और फिर उसके ठीक सामने प्रकट हो गया। उसने उसको गले से उठाया और एक पलक झपकने जितने समय में ही गर्दन को दूसरी तरफ मरोड़ दिया। काचा। हड्डी के टूटने की एक कर्कश आवाज आसमान में गूंजी और अगले ही पल वरिष्ठ का मृत शरीर भी सीधा जाकर जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार छोटे प्रमुख की लगाई एक चिंगारी ने पूरे परिवार का सर्वनाश करवा दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद आकर्ष ने खत्म हुए सभी योद्धाओं की जादुई अंगूठियां ली और उनका निरीक्षण करने लगा। जिस आंगन पर इस समय वह खड़ा था वह खून से पूरा सन चुका था। वहां पर कुल 6 लोग मरे थे, जिनमें से 5 के शरीर थे। एक का शरीर तो टुकड़ों में बट चुका था। शेष बचे 5 शरीरों में भी सिर्फ एक शरीर ऐसा था जो पूरी तरह से सही सलामत था। यह उस वरिष्ठ का शरीर था जिसको आकर्ष ने खुद मारा था। परिवार के जितने भी जिंदा बचे सदस्य थे वह सभी डर के मारे हवेली के अंदर जाकर छुप गए थे। पूरी हवेली में खून की बदबू इस कदर फैल चुकी थी कि कुछ तो खून की उल्टियां तक करने लगे थे। जो परिवार तंजौर शहर में इतने समय से अपनी शक्ति स्थापित करके बैठा था, आज वह अपनी सारी शक्ति खो चुका था। उच्च अधिकारी जो कि मारे गए थे, उनके अलावा और किसी को भी पता नहीं था कि उनके परिवार के साथ ही अनहोनी क्यों हुई है। परिवार के सभी योद्धा जिनकी ताकत ब्रह्मंडल से भी नीचे थी, उन सभी की नजरें इस समय आसमान की ओर टिकी हुई थी जहां पर एक इंसान खड़ा था। यह इंसान उनके लिए मौत का सौदागर बनकर आया था, लेकिन किसी ने भी उसको कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सभी जादुई अंगूठियों में से कीमती सामान्य इकट्ठा कर लेने के बाद आकर्ष वापस से आसमान में आ चुका था और निरीक्षण कर रहा था कि कोई शक्तिशाली योद्धा आसपास छुपा हुआ तो नहीं है। अब जब वह सर्वनाश करना शुरू कर चुका था तो वह किसी भी शक्तिशाली योद्धा को पीछे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। आखिरकार यह जगह दूसरी थी और यहाँ पर कोई भरोसा नहीं था कि कब कोई किसी का सहारा लेकर उस पर प्रहार कर दे। जब आसपास कोई भी शक्तिशाली योद्धा की मौजूदगी उसे महसूस नहीं हुई, केवल तब जाकर उसने एक राहत की सांस ली।
आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले। दोस्तों आप सभी का कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। CH 573 अनावश्यक ध्यान। अध्याय 573। ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जिस वजह से इसने कुल प्रमुख, वरिष्ठ और बाकी सभी एल्डरों को इतनी बेरहमी से मरवाया। धीरे बोलो, अगर इसने सुन लिया तो हमारी हालत भी उनके जैसी हो जाएगी। मेरे ख्याल से तो यह इंसान देश के किसी बड़े परिवार का सदस्य होगा। इतनी छोटी उम्र में इतना शक्तिशाली ऊर्जा स्तर किसी सामान्य परिवार के योद्धा का तो नहीं हो सकता है। गुजराल परिवार के जिंदा बचे सदस्य धीमी आवाज में आकर्ष को लेकर चर्चा करने लगे। साथ में वो लोग इस बात का भी पूरा ध्यान रख रहे थे कि उनकी आवाज आकर्ष के कानों तक ना पहुंचे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आकर्ष उनकी बातें स्पष्ट रूप से सुन पा रहा है। वह उन लोगों के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता था, इसलिए वह लोग जिंदा थे, वरना वह भी कब के खत्म हो चुके होते। उसके लिए तंजौर शहर में जो कुछ भी हुआ था वह एक मामूली घटना थी जो उसके लिए कोई भी महत्व नहीं रखती थी। इस प्रकार के छोटे दुश्मनों से उसका कई बार सामना हो चुका था, इसलिए इस मामले को उसने ज्यादा समय तक याद नहीं रखा। अपनी जरूरत का सारा सामान लेने के बाद उसने तंजौर शहर को छोड़ दिया और सोनगढ़ शहर की तरफ निकल पड़ा। अब उसे जो सामग्री चाहिए थी वह उसे सोनगढ़ शहर में ही जाकर मिलने वाली थी। मेरे पास समय बहुत ही कम बचा है। अगर पर्याप्त समय होता तो मैं अंशतर देश की राजधानी जाकर भी जरूर देखता कि वहां पर आयुध पौधे की जड़ उपलब्ध है या नहीं। फिलहाल के लिए तो उम्मीद करता हूं कि सोनगढ़ शहर के वामगण व्यापार गृह में मुझे इसके बारे में कोई जानकारी मिल जाए। अगर वहां पर भी निराशा हाथ लगती है तो फिर मुझे राजधानी में जाकर ही अपनी खोज शुरू करनी होगी। अपने हाथ में पूरे अंशतर देश के नक्शे को पकड़कर उसके प्रत्येक क्षेत्र की ओर देखते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा। रेगिस्तान से वह बाहर आ चुका था और यहां से जंगली इलाका शुरू हो रहा था। जंगल में प्रवेश करते ही उसका सामना सबसे पहले कई खूंखार व आसुरी जानवरों से हुआ। इनमें एक मूल मंडल के 7वें स्तर का आसुरी पक्षी भी था, जिसे पकड़कर आकर्ष ने अपने नियंत्रण में ले लिया और फिर उसकी सवारी करते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि इस आसुरी पक्षी की रफ्तार सुवर्णा की रफ्तार से थोड़ी कम थी, लेकिन उसकी खुद की रफ्तार से यह थोड़ा तेज था। उसने इस आसुरी पक्षी को अपने लिए इसलिए भी चुना था क्योंकि उसे खुद अपने ऊर्जा स्तर पर ध्यान देना था। वह साधना करना चाहता था। अपने मन को पूरी तरह शांत करने के बाद वह उस आसुरी पक्षी की पीठ पर ही साधना में बैठ गया। समय धीरे धीरे करके गुजरने लगा। यात्रा काफी लंबी होने वाली थी, इसलिए आकर्ष ने बाहरी वातावरण से अपना संपर्क थोड़े समय के लिए तोड़ दिया था। लगभग 2 महीने बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण किया। साथ में उसने अपने खुद के ऊर्जा स्तर की भी जांच की। पिछले 2 महीनों में उसका ऊर्जा स्तर काफी तेजी से बढ़ा था, लेकिन अभी भी मूल मंडल के 6ठे स्तर में प्रवेश करने से वह थोड़ा दूर था। वैसे इन 2 महीनों में उसकी यात्रा लगभग पूरी हो गई थी। उसे अपनी आंखों के सामने सोनगढ़ शहर की सीमा साफ दिखाई दे रही थी। आज तक आकर्ष ने जितने भी शहर देखे थे, यह उनमें सबसे बड़ा शहर था। वीरगढ़ और बाकी शहर इसके सामने कुछ भी नहीं थे। इस शहर का क्षेत्रफल इतना बड़ा था कि माया साम्राज्य की राजधानी भी इसके क्षेत्रफल की आधी थी। अवंती साम्राज्य की राजधानी तो इस शहर की अंश मात्र भी नहीं थी। जब वह शहर के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने देखा कि आसमान में पहले से ही बहुत से आसुरी पक्षी उड़ रहे हैं और प्रत्येक आसुरी पक्षी पर कोई ना कोई योद्धा सवारी कर रहा है। यहाँ पर आसुरी पक्षियों को किसी साधन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे बाकी के साम्राज्यों में घोड़ा गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। आकर्ष ने अपने आसुरी पक्षी को दाएं तरफ मुड़ने का आदेश दिया और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगा। सोनगढ़ शहर में आकर्ष के जैसे योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस पर किसी भी व्यक्ति का ज्यादा ध्यान नहीं गया था। यह उसके लिए सही भी था, क्योंकि ज्यादा ध्यान आकर्षित करने का मतलब होता ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ना। इसकी उम्मीद तो ना के बराबर है कि वामगण व्यापार गृह के पास पहले से ही आयुध पौधे की जड़ उपलब्ध हो। अगर यह उपलब्ध होती तो इसके बारे में दूसरी शाखाओं को भी जानकारी अवश्य होती। आकर्ष ने मन ही मन सोचा।
अब क्योंकि पहले से उसकी सामग्री उपलब्ध नहीं थी तो ऐसे में एकमात्र रास्ता यही था कि वह जाकर वामगण व्यापार गृह को इसे ढूंढने का कार्य सौंपे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसने एक व्यक्ति को रोका और उससे बड़ी ही विनम्रता से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वामगण व्यापार गृह? मुझे नहीं पता, किसी और से इस बारे में पूछो। आकर्ष का सवाल पूरा होने से पहले ही उस व्यक्ति ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया और आगे जाने लगा, यह रखिए और अब मुझे बताइए कि वामगण व्यापार गृह किस ओर स्थित है। आकर्ष ने अपनी जादुई अंगूठी में से सोने के सिक्के का एक बिल निकालते हुए उस व्यक्ति को सौंपा और दोबारा से बड़ी ही विनम्रता से पूछा, यहां से सीधा जाइए, सड़क पर जैसे ही मोड़ आए तो वहां से दाहिनी तरफ मुड़ जाएगा। थोड़ा आगे जाने के बाद आपको वामगण व्यापार गृह की शाखा नजर आने लगेगी। व्यक्ति ने सोने के सिक्के का बिल लिया और जवाब देकर तुरंत आगे बढ़ गया। जमाना चाहे कौन सा भी क्यों ना हो, पैसे की हर जगह कीमत है। आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा और उस व्यक्ति के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। कुछ ही समय में वह उस मोड़ पर पहुंच गया जिसके बारे में उस व्यक्ति ने बताया था। वहां से वह दाहिनी ओर घुमा व सीधी दिशा में आगे बढ़ने लगा। लगभग 5 मिनट तक सीधा चलने के बाद उसे एक बड़ी सी इमारत नजर आने लगी। यही थी वामगण व्यापार गृह की शाखा। जैसे ही आकर्ष इमारत के ठीक सामने पहुंचा, इमारत के मुख्य द्वार पर खड़ी द्वारपालिका ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया और उसे अंदर आमंत्रित किया। आकर्ष को रास्ता दिखाते हुए उसने सबसे पहले आकर्ष को वहां पर आने का कारण पूछा। इसका मुख्य काम यही था, जो भी मेहमान आते थे उनसे आने का कारण पूछना और जिस काम के लिए वह आए हैं उसी काउंटर पर उन्हें पहुंचाना। आकर्ष ने बताया कि वह काम सौंपने आया है, जिस पर वह महिला आकर्ष को लेकर उस इमारत की तीसरी मंजिल पर आ गई। वहां पहुंचकर उसने काउंटर के सामने खड़े एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी को इशारा किया और इशारों ही इशारों में उसे बताया कि आकर्ष क्यों आया है। बताइए महोदय, आप कौन सा कार्य सौंपना चाहते हैं? कार्य के लिए इनाम क्या देंगे और कार्य कितने समय में पूरा करवाना है? इशारा समझने के बाद काउंटर के पीछे खड़े बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने आकर्ष से सारी जरूरी जानकारी लेनी चाहिए। मैं एक पौधे की जड़ को ढूंढ रहा हूं जिसका नाम आयुध है। यह उस पौधे का चित्र है और यह उस पौधे के लक्षण है। आकर्ष ने एक कागज का पन्ना उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को सौंपते हुए विस्तार से आयुध पौधे की जड़ का वर्णन किया। जब कीमत की बारी आई तो आकर्ष ने अपनी जादुई अंगूठी में से एक चौथे स्तर की जादुई तलवार निकाली और उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के सामने काउंटर पर रख दी। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने पहले तो उस तलवार को अपने हाथ में उठाया और फिर थोड़ा संदेहजनक रूप से आकर्ष की तरफ देखने लगा। आकर्ष ने उसे इशारा किया कि उसे अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके हथियार का निरीक्षण खुद कर लेना चाहिए। इस पर बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंतरिक ऊर्जा को जादुई हथियार पर प्रवाहित किया। अगले ही पल उसके सिर के ऊपर 2 अमर पक्षियों की परछाइयां और 2000 अतिरिक्त हाथियों की परछाइयां दिखाई देने लगी। अथर्व मंडल के पहले स्तर का योद्धा। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी का ऊर्जा स्तर देखा आकर्ष पूरी तरह से चौंक पड़ा। जब वह तीसरी मंजिल पर आया था तब उसने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के ऊर्जा स्तर का निरीक्षण नहीं किया था, इसलिए उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी कितना शक्तिशाली है। अब जब उसे पता चला कि वह अथर्व मंडल में प्रवेश कर चुका है तो वह हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाया। एक अथर्व मंडल का योद्धा काउंटर पर किसी कर्मचारी की तरह काम कर रहा है, यह किसी के भी लिए आश्चर्यजनक होता। सिर्फ इसी से पता चल रहा था कि वामगण व्यापार गृह की यह शाखा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अथर्व मंडल का योद्धा यहां पर कर्मचारियों की तरह काम कर रहा था तो फिर इस व्यापार गृह का प्रमुख कितना शक्तिशाली होगा। 60% की वृद्धि। जैसे ही उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने हथियार की क्षमता देखी, वह पूरी तरह से चौंक पड़ा। इससे पहले उसने आकर्ष पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इस प्रकार से कार्य सौंपने हर रोज योद्धा वहां पर आते रहते थे। लेकिन आकर्ष के जैसे योद्धा बहुत कम आते थे जो कीमत में ऐसे शक्तिशाली हथियार देते थे। मैं कीमत के रूप में इस हथियार को देना चाहता हूं, आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं है ना? आकर्ष ने पूछा। नहीं, नहीं, हमें भला क्या आपत्ति हो सकती है? उल्टा यह तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसा हथियार कीमत के रूप में दिया जा रहा है। हथियार की शुद्धता और क्षमता को देखते हुए आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप इस कंगन को अपने पास रखिए। ठीक 3 महीने बाद आप वापस यहां पर आकर अपनी सामग्री की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अगर हमें सामग्री मिल गई तो आप उसे ले सकते हैं, अन्यथा हथियार आपको वापस लौटा दिया जाएगा। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने दराज के अंदर से एक विशेष प्रकार का कंगन निकाला और आकर्ष को देते हुए कहा। व्यापार गृह की इस शाखा के नियम भी बिल्कुल माया साम्राज्य के व्यापारिक शहर गंधार शहर में स्थित वामगण व्यापार गृह की दूसरी शाखा के जैसे थे। एक चौथे स्तर का जादुई हथियार जो 60% तक की वृद्धि कर सकता है। वह महिला कर्मचारी जो आकर्ष को लेकर तीसरी मंजिल पर आई थी, पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। कीमत के रूप में ऐसा हथियार रखा जाएगा, इसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जहां तक उसे पता था तो पूरे देश में ऐसा एक भी चौथे स्तर का हथियार शिल्पकार नहीं था जो एक ऐसे जादुई हथियार का निर्माण कर सकता था जिसके अंदर 60% तक की वृद्धि करने की क्षमता हो। इसलिए अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि जो हथियार आकर्ष ने कीमत के रूप में रखा है उसकी कीमत कितनी ज्यादा उच्च होगी। धन्यवाद, आकर्ष ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी का आभार प्रकट करते हुए कहा और इमारत से बाहर निकल गया। 60% तक की वृद्धि करने वाला चौथे स्तर का जादुई हथियार। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसने फिर से हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया है? नहीं, जहां तक मुझे याद है तो आज तक उसने सिर्फ 2 ही चौथे स्तर के जादुई हथियार बनाए हैं और दोनों के अंदर 59% तक की वृद्धि करने की क्षमता है। तो फिर यह 60% की वृद्धि करने वाला जादुई हथियार कहां से आया? काउंटर पर खड़े बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अपने आप से ही पूछा। उसकी नजर अभी भी उस दिशा में थी जिस दिशा से होकर आकर्ष इमारत से बाहर निकला था। तुम एक काम करो, पहली मंजिल पर जाओ और सूचना पट में इस कार्य की जानकारी सबसे ऊपर लगाओ। बाकी कार्य पूरे हो या ना हो, लेकिन यह कार्य हर कीमत पर पूरा होना चाहिए। घोषणा कर दो कि जो भी व्यक्ति इस चित्र में दिखाई गई औषधीय सामग्री को लेकर आएगा उसे एक चौथे स्तर का जादुई हथियार दिया जाएगा जिसके अंदर 60% तक की वृद्धि करने की क्षमता है। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने महिला कर्मचारी को आदेश देते हुए कहा। आदेश मिलते ही महिला कर्मचारी ने अपना सिर झुकाकर अभिवादन किया और तुरंत पहली मंजिल के लिए रवाना हो गई। वहीं वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी आदेश देने के बाद खुद सीढ़ियों से होकर चौथी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। चौथी मंजिल पर आने के बाद उसने 2 कर्मचारियों को द्वार पर खड़े रहने का आदेश दिया और फिर 5वीं मंजिल की तरफ बढ़ा। कर्मचारियों को उसने द्वार पर इसलिए रखा था ताकि कोई भी बिना अनुमति के अंदर न आए। शाखा प्रमुख 5वीं मंजिल पर आने के बाद उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी और धीमी आवाज में किसी को संबोधित किया। अंदर आ जाओ। कमरे के भीतर से एक बहुत ही शांत आवाज ने जवाब दिया। आदेश मिलते ही बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कमरे के अंदर प्रवेश किया और एक दूसरे आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह एक मध्य अवस्था का आदमी था जो उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की तरफ पीठ करके खड़ा था। क्या हुआ? तुम इस तरह से यहां पर आए हो तो जरूर कुछ बड़ी घटना घटी होगी, मध्य अवस्था के आदमी ने एक अनुमान लगाते हुए कहा। सवाल पूछने के बाद वह पीछे मुड़ा और जाकर सामने दीवार के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। शाखा प्रमुख, पहले आप इसे देखें, बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने एक धीमी आवाज में कहा और वह तलवार निकालकर उस मध्य अवस्था के आदमी को दिखाई जो आकर्ष ने कीमत के रूप में रखी थी। तलवार नीले रंग में चमक रही थी, जैसे समुद्र के पानी में सूरज का प्रतिबिंब बना हो। बड़ी अनोखी तलवार है, मध्य अवस्था के आदमी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा और अपने सीधे हाथ की पहली उंगली को धीरे से ऊपर उठाया। उसके ऐसा करते ही तलवार हवा में तैरने लगी, जैसे उसे एक ऊर्जा नियंत्रित कर रही हो। अगर आकर्ष इस समय यहां पर होता तो निश्चित रूप से यह सब कुछ देखकर चौंक जाता, क्योंकि किसी भी सामान्य योद्धा के लिए इस तरह से जादुई हथियारों को हवा में उड़ा पाना संभव नहीं था। विशेषकर ऐसे जादुई हथियार को तो बिल्कुल भी नहीं जिस पर किसी का नियंत्रण न हो। हालांकि इस तरह से वस्तुओं को दूर से ही हवा में उठा लेना कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन यह साधारण भी नहीं था क्योंकि यह कुछ ऐसी योग्यता व क्षमताएं थी जो लक्ष्य के जमाने में होती थी। आज के जमाने में इनको जानना लगभग असंभव था। वैसे अगर किसी के पास आध्यात्मिक शक्ति हो तो वह ऐसा कर सकता था, लेकिन इसके लिए भी उच्च आध्यात्मिक शक्ति लगती थी। मध्य अवस्था के आदमी ने तलवार को हर तरफ से घूम कर देखा और उसके प्रत्येक हिस्से का निरीक्षण किया। बहुत ही अद्भुत तलवार है। जिसने भी इसको बनाया है वह अपनी शिल्पकारी में बहुत ही ज्यादा निपुण होगा। एक अप्रतिम चौथे स्तर का जादुई हथियार। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो यह कम से कम 59% तक की बढ़ोतरी तो कर सकता होगा। क्या इसको भी उसने बनाया होगा?
मध्य अवस्था के आदमी ने पहली झलक में ही उस चौथे स्तर के जादुई हथियार को देखकर उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया। जब सामने खड़े बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने उस मध्य अवस्था के आदमी की बातें सुनी तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि इस व्यापार गृह के शाखा प्रमुख खुद एक चौथे स्तर के हथियार शिल्पकार हैं। पूरे देश में सिर्फ 5 ही चौथे स्तर के हथियार शिल्पकार थे और इस शाखा के शाखा प्रमुख उन्हीं में से एक थे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे याद है तो उन्होंने आज तक सिर्फ 2 ही चौथे स्तर के जादुई हथियार बनाए हैं, जिनमें जादुई तलवार तो सम्मिलित नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई नई रचना की है? उस मध्य अवस्था के आदमी ने अपने आप से ही पूछा। इस प्रकार के अनोखे जादुई हथियार को कीमत पर किसने रखा है? उस मध्य अवस्था के आदमी ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद अपने सामने खड़े बुजुर्ग अवस्था के आदमी से पूछा। शाखा प्रमुख, उस इंसान ने अपनी पहचान के बारे में नहीं बताया है, लेकिन वह एक पुरुष था जिसकी उम्र 24 से 25 साल के लगभग थी। उसने बताया कि उसे एक सामग्री चाहिए जो जितनी जल्दी मिले उतना ही अच्छा है। काम जल्दी करवाने के लिए ही उसने यह चौथे स्तर का जादुई हथियार कीमत के रूप में रखा है। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने विस्तार से आकर्ष के बारे में जानकारी दी। आकर्ष को इस समय इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके दिए गए एक चौथे स्तर के जादुई हथियार ने वामगण व्यापार गृह जैसे शक्तिशाली व्यापार गृह की एक शाखा के शाखा प्रमुख का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया है। अब देखना यह था कि यह अनावश्यक ध्यान किस तरह से आकर्ष की जिंदगी में बदलाव लाने वाला था। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में।